देश में तो अब दो हिंदुस्तान हो गए कि नफरत की सुनामी आई हुई है। तो ये नफरत की सुनामी कोई डर और खौफ पैदा न करे कि उसके जवाब में आप इस्लाम से मजबूत ताल्लुक़ बनाएं, यही उसका सबसे बेहतरीन जवाब है। 5 साल 10 साल के अंदर ये नफरत की सियासत ख़त्म हो। मुसलमानों को ख़ास तौर पर अपने अंदर अखलाक व किरदार पैदा करना चाहिए ताकि हम बेहतरीन मुस्तक़बिल बना सकें देश का। मुसलमानों के साथ और लोग भी खड़े हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि गाज़ियाबाद की मस्जिद पर जो हो रहा है उसका किसी और मस्जिद से, बाड़मेर की मस्जिद से कोई ताल्लुक़ नहीं है? मीडिया फ्रेंड्स, आपके सामने ये बात आई कि नफरत की सुनामी आई हुई है, लेकिन मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी के एल्डर की हैसियत में कहना चाहता हूँ कि ये सुनामी नहीं है, ये कव्वों की काएँ हैं। जैसे दरख्त पर जब शाहीन बैठा होता है तो कव्वे उसके ऊपर मंडराते हुए काएँ करते हुए ये समझते हैं कि हम बहुत बहादुर हो गए हैं। लेकिन अगर शाहीन जब उड़ान भरता है तो फिर वो उसकी परवाज़ उन कव्वों से बहुत बुलंद होती है। तो ये नफ़रत की सुनामी कोई डर और खौफ पैदा न करे, इसकी हैसियत एक वक्ती, एक मुख्तसर वक्फे की है। मैं कम्युनिटी एल्डर की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि देश में जो मस्जिदों को मिस्मार करने की या मदारिस को सील करने की, ये डिमोलिशन की जो वेव है वो इसलिए है कि लोग चाहते हैं कि मुसलमान इस्लाम से दूर हो जाएं, इस्लाम को छोड़ दें। इसलिए मैं हमारे दोस्तों से कहना चाहता हूं कि उसके जवाब में आप इस्लाम से मजबूत ताल्लुक़ बनाएं, यही उसका सबसे बेहतरीन जवाब है। ये जो मुल्क के हालात हैं, ये जो नफ़रत की फ़िज़ा है, इसकी उम्र पूरी होने वाली है और 5 साल 10 साल के अंदर ये नफरत की सियासत ख़त्म होगी। लेकिन उस मौके पर मुसलमानों को ख़ास तौर पर अपने अंदर अखलाक व किरदार पैदा करना चाहिए ताकि हम बेहतरीन मुस्तक़बिल बना सकें देश का अपना। उसके लिए तालीम की ताकत पैदा करें। ये जो कुछ भी मस्जिदों को, मदरसों को मिस्मार करने की, बुलडोज करने की, और जो रिजर्वेशन कहीं मिला है उसको ख़त्म करने की, कहीं एजुकेशन स्कॉलरशिप को ख़त्म करने, इन सब के पीछे ये एजेंडा है कि मुसलमान एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो जाए। तो इसलिए ये जो कुछ हो रहा है इसका तो लीगल फाइट करेंगे, जैसे यहाँ बताया गया। हमारे पास बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, मुसलमान एडवोकेट हैं, गैर मुस्लिम एडवोकेट हैं जो इस काज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मैं कम्युनिटी से ये कहना चाहता हूँ कि हमको अपने एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए और इकोनॉमिकल एडवांसमेंट के लिए लड़ना है, उसमें आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो फ़िरक़ा परस्ती की फ़िज़ा है 5 साल 10 साल के अंदर ख़त्म होने वाली है। ये देश का मुस्तक़बिल, देश का मुक़द्दर नहीं है। इसलिए हमको अपनी उस तालीम और बेहतर मईशत पर तवज्जो देना है और अपनी सियासत को मजबूत करना चाहिए। देश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे ये एजेंडा है, क्रिश्चियंस के साथ भी है, गरीबों के साथ भी है,
लेकिन मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड करने की अब डिलिमिटेशन का प्रोसेस आने वाला है। इन सब में मुसलमानों को सियासी तौर पर बेवजन करने की कोशिश है। उसका जवाब यह है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सियासी शऊर को बेदार करने की कोशिश। तो पहली चीज़, इस्लाम से जुड़ जाइए, अच्छे अखलाक अख्तियार कीजिए, तालीम पर तवज्जो दीजिए, अपनी मईशत को मजबूत कीजिए, अपनी सियासत को मजबूत कीजिए। इनसे हम इन पूरे हालात का मुकाबला कर सकते हैं। ये कव्वों की काएँ हैं। शाहीन अगर इन तमाम कुव्वतों से परवाज करेगा तो इन सब के ऊपर आप भारी पड़ेंगे। लेकिन पॉलिटिकल में ये कहना चाहता हूँ, लीगल तो यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, कंटेम्प्ट भी डालेंगे। तो मुसलमानों, ये मस्जिद के और मदरसों के जो मसले हैं, इसमें कोई इल्लीगल नहीं है। आप कॉम्प्लायंस की बात कर रहे, कंप्लायंस कर लें तब भी, चूंकि हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन की नीयत खराब है। ये कहना कि वो कॉम्प्लायंस नहीं रखते या वो गैर कानूनी है, ये सब नहीं है। सिर्फ शहरियों को कानून की पाबंदी नहीं करना है, हुकूमत को भी कानून की पाबंदी करना चाहिए। मेरा समझना ये है कि हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन कानून की पाबंदी से आजाद हो गया है। यह देश का बड़ा मसला है। तो उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को, उन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल ऑफिसर्स को, उनके खिलाफ भी मुकदमे दायर होना चाहिए। उनकी तनख्वाहों से इनका कंपनसेशन देना चाहिए। यह देश में यह सूरत पैदा होगी। 5 साल 10 साल के बाद ये कैफियत को वापस आना है। मैं पॉलिटिकली अपनी बात रखते हुए बात ख़त्म करूँगा। मैं तो कम्युनिटी लीडर हूँ, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जैसा यहाँ फैसिस्ट लोग ये जो मस्जिदों की या चर्च की डिमोलिशन में ये जो फैसिस्ट पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं, मैं जो सेकुलर अपोजिशन है उससे भी ये कहना चाहता हूँ, ये उनका काम है, ये जनता का काम नहीं है कि वो अपनी में जंग आप लड़े। ये सेकुलर अपोजिशन का काम है कि वो जनता की खिदमत करे, जनता के मसाइल को आगे बढ़े। अगर ये सेकुलर अपोजिशन अपना ये काम नहीं करेगी तो उनका मुस्तकबिल भी तारीक रहेगा। फिर नई नस्ल आएगी, जनजी आएगी, कोई लोग आएंगे, ना फैसिस्ट रहेंगे, ना ये नाम निहाद जो सेकुलर अपोजिशन बनते वो भी नहीं रहेंगे। एक नया हिंदुस्तान होगा। इसलिए सेकुलर अपोजिशन से हमारा ये कहना है कि वो इन तमाम इलीगल डोमिनेशंस में इस जनता की, मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की वो क़ियादत करे, उनका केस वो लड़े। देश में तो अब 2 हिंदुस्तान हो गए। एक हिंदुस्तान हमारे यहाँ जो मुअम्मर खातून सईदा हमीद साहिबा कह रही थी, 2 इंडिया हैं। एक इंडिया जो राष्ट्रपिता है, गांधी जी का इंडिया। गांधी जी के इंडिया में कौन कौन थे? नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आजाद थे, डॉक्टर अंबेडकर थे। मतलब पूरा हिंदुस्तान एक साथ था। लेकिन आज जो हुकूमत कर रहे हैं वो राष्ट्रपिता गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे के लोग हैं। उनके साथ हिंदुस्तान खड़ा नहीं है। तो जब तक ये पॉलिटिकल चेंज नहीं होगा, हमको उस हिंदुस्तान की तरफ जाना है जिसमें गांधी, जिसमें सरदार पटेल, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, जिसमें मौलाना आजाद, जिसमें नेहरू। गर्ज ये कि सब लोग हैं एक साथ। तो सबका हिंदुस्तान, ये सब के हिंदुस्तान के बजाय ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का जो हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं, ये देश की लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ये पॉलिटिकल चेंज आना है। ये पॉलिटिकल चेंज अपोजिशन लीडर्स लाए या नई जनरेशन लाएगी। जो भी जुल्म कर रहे हैं, जो आज हैं, वो समझ लें कि उनकी मुद्दत, उनकी उम्र ख़त्म हो चुकी है। अपने रवैये की इस्लाह कर लें। ये सबके हक़ में बेहतर है, देश के हक़ में बेहतर है।
तो यहाँ जो कुछ भी बैठे हैं, जिनके साथ भी जुल्म हुआ, मीरठ के लोग आए, बाड़मेर के लोग आए, जयपुर के लोग आए, वाराणसी के लोग आए, दाल मंडी के लोग आए, उनके उस गम में हम बराबर के शरीक हैं। गम में शरीक हैं, तकलीफ में शरीक हैं, लेकिन हम आपको कमज़ोर पड़ने नहीं देंगे। हम सबको मिलकर ताकतवर बनना है, जालिम को कमज़ोर होना है और मजलूम को ताकतवर बनना है। मेरी मौजूदगी दो चीज़ें जाहिर करती है। पहली चीज़ जाहिर करती है कि मुसलमानों के साथ और लोग भी खड़े हैं। दूसरी बात ये जाहिर होती है कि सिर्फ ये जो आप पे जबरन हो रही है, अकेले नहीं हो रही है, और लोगों के ऊपर भी हो रही है। अभी कुछ घंटे पहले होम मिनिस्ट्री ने नए कानून पास किए हैं, FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कुछ ऐसी दफ़ाएं जोड़ी जाएंगी कि जिसमें खासकर ईसाइयों की प्रॉपर्टीज़ को सरकार कब्ज़ा कर सकती है अगर वो कुछ गैरकानूनी काम करते हैं, या काम ठीक से नहीं करते हैं, या काम रोक देते हैं, या रिन्यू सर्टिफिकेट करने के लिए, लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए देरी कर देते हैं। यानी कि आपकी छोटी सी चूक भी आपके चर्च को, आपके स्कूल को, आपके अस्पताल को सरकार के किसी नुमाइंदे के हाथ में दे देती है। उसके ऊपर आज कुछ और कानून आया है, जिसमें एक अहम कानून यह है, और शर्तें तो हैं जो पहली हैं, कि आपके ट्विटर अकाउंट, आपके सोशल मीडिया अकाउंट का आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, और उनमें भी कोई अगर एंटी गवर्नमेंट ट्विटर तो आपका FCRA लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपका चर्च, आपका मस्जिद, आपका जो भी आपने उस पैसे से बनाया था सरकार के अधीन आ जाएगा। सोशल मीडिया का इस टाइप का कंट्रोल तो अमेरिका का वीज़ा जो होता है उसमें होता है, क्योंकि अमेरिका में अगर आप अमेरिका के ख़िलाफ़ कुछ बोलें तो आपको अंदर नहीं आने देते। तो मेरा तो बड़ा मुश्किल है आजकल जाना वहाँ पर। जो अभी बातें हुई और सईदा की बातों से आंखों में आंसू आए, बाकी लोगों की बातों से गुस्सा आया। एक गुस्सा तो आया आपके ऊपर, आपकी मासूमियत के ऊपर, कि आप सोच रहे हैं कि गाज़ियाबाद की मस्जिद पर जो हो रहा है उसका किसी और मस्जिद से, बाड़मेर की मस्जिद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर एक गांव अकेला गांव है, हर एक के ऊपर अकेले चोट लगी है, और अकेले उसको उस चोट पे मलहम लगाना है, उसका इलाज कराना है, उससे किस तरीके से वो बच पाए कोशिश करनी है। मासूमियत यूँ कहता हूँ कि इसी दौरान जब पिछले 15 दिन में या 20 दिन में आपकी 35 के करीब मस्जिदों के ऊपर चोट आई है, और पिछले कुछ सालों में 553 या कुछ और ऐसा फिगर्स आ रहे हैं, मस्जिदों को खतरा हुआ है। उसी दौरान ईसाइयों के ऊपर भी बहुत बड़ा तादाद में चर्च तोड़े गए, पादरियों को गिरफ्तार किया गया है, वगैरह वगैरह। उसके ऊपर मैं जाना नहीं मांगता। इस बात पे भी नहीं जाना मांगता कि आपने बाड़मेर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर 15 किलोमीटर के अंदर जो आ रहे हैं मकान, दुकान, मस्जिदें, स्कूल, उनको तोड़ने की धमकी दी जा रही है। अभी अभी पिछले 2 महीने में ही बांग्लादेश के 4000 किलोमीटर बॉर्डर पर फेंसिंग होनी है। जो पाकिस्तान में हुआ है वो वहाँ पर भी होगा। पाकिस्तान बॉर्डर पर मुसलमान कम हैं, 47 के बाद और भी कम है। पंजाब में बॉर्डर्स के पास
कुछ मुसलमान हैं, राजस्थान के बॉर्डर के पास कुछ मुसलमान हैं, मगर बांग्लादेश के बॉर्डर के पास बहुत तादाद में मुसलमान हैं। अभी गिनती नहीं हुई है कि वहाँ पे कितनी मस्जिदें हैं। अभी हम लोगों ने भी नक्शे के पास बैठ के देखा नहीं है कि अगर 15 किलोमीटर या 5 किलोमीटर भी 50 कर दिया 50 किलोमीटर 50 कर दिया बांग्लादेश के पास। पाकिस्तान हाँ, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर अगर 5 किलोमीटर के ऊपर भी किया जाए तो सैकड़ों नहीं हजारों। ये सोचिए कि कलकत्ता से लेके ऊपर चलते जाइए मालदा, दार्जिलिंग, मेघालय, त्रिपुरा, पूरे बॉर्डर पे अगर आप करेंगे जहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं, खासकर असम तक, कितना होगा सोचा नहीं है। ये कोई कलेक्टर बैठ के नहीं कर रहा है, कोई मुख्यमंत्री बैठ के नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री की औकात क्या है? आज मुख्यमंत्री आकर उठा के फेंक दिया जाएगा। राजस्थान में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में हमने देखा है किस तरीके से बड़ा पावरफुल मंत्री है, एक दिन दूसरे दिन हाथ में सड़क पर बैठा हुआ है। ये बड़ी साजिश है। हिंदुस्तान में कैसे राज किया जाए, उन 2, 2.5, 3 आदमियों की साजिश है, कंस्पिरेसी है, प्लान है, किस तरह किया जाए। मुसलमानों को टेरराइज करना एक इंस्ट्रूमेंट है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स के से निकली हुई चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स को बनाने की चीज़ है वो। मुसलमान को आप अत्याचार नहीं करेंगे तो कैसे प्रूव करेंगे कि हिंदू खतरे में है? कैसे आपका वोट बैंक बनेगा? कल परसों दिल्ली में SIR आया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मैं SIU कैथलिक हूँ, जाना पहचाना हूँ, टीवी पे आता हूँ। मेरी बीवी का नाम गायब है। 52 साल से मेरी बीवी है, 40 साल से हम उसी मकान में रह रहे हैं, उनके नाम गायब है। बीवी ज़्यादा चल पढ़ नहीं सकती, पढ़ लिख तो सकती है, चल फिर नहीं सकती। बेटी गई, इलेक्शन कमीशन हमारा जो है उन्होंने कहा ठीक कर देंगे। 2 महीने हो गए हैं, अखबारों में छपा, जॉन की बीवी का नाम गायब है तो अखबारों में छप जाता है। वहाँ पे थोड़ा सा हरकत हुई, कहते ठीक कर देंगे। 2 महीने बाद मेरी बेटी फिर गई, कहते मैडम आजकल सेंसस का चालू हो गया है, हम लोग बहुत बिजी हैं। अफसरान बिजी हैं सेंसस में, SIR चल रही है, जाएं तो कहाँ जाएं? SIR किसको ढूंढने के लिए चल रही है? शर्मा जी को तो ढूंढने के लिए चल रही है। शर्मा जी अब आपके नहीं, एक और शर्मा जी हैं। शर्मा जी को तो ढूंढ नहीं रही है, शायद जॉन को भी नहीं ढूंढ रही हूँ। मोहल्ले दर मोहल्ले उन लोगों को ढूंढ रही है जिनका वोट वो जानते हैं कि उनको नहीं मिलेगा। यूँ जानते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया कि हिंदुस्तान का शरीफ आदमी, और हर मुसलमान शरीफ होता है, उनको वोट दे। हमने इसका हाल वेस्ट बंगाल में देखा, 93 लाख वोट गायब है। ममता बनर्जी, जिनको शायद 50 और वजह से हारना चाहिए था, इस वजह से हारी कि उनसे जो सहमत थे, उनके जो लोग वो मानती थी कि उनके, और शायद उनको वोट देते, उनका नाम ही गायब था। ये सब चीज़ें अलग अलग टुकड़ों में नहीं हो रही हैं, ये एक भाग है, एक बड़ी लार्ज कंस्पिरेसी का। उसमें लॉजिस्टिक्स है, उसमें इन्फेंट्री है, उसमें आर्टिलरी है, कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, वेल प्लान्ड है। हम लोग देख के भी नहीं देख पा रहे हैं, और देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मोहताज से हो गए हैं। खरगोश भेड़िए के सामने
ठहर जाते हैं, हम उस तरीके से हो गए, उस हालात से हमको निकलना है। बहुत लोगों ने यहाँ पे इसी बात का कहा, हालांकि मेरे को कभी कभी शक होता है जब मंत्री महोदय, भूतपूर्व मंत्री महोदय कहते हैं, और कुछ और लोगों ने भी कहा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन करना है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में? जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के रखवालों से खतरा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को अपने रखवालों से बचा नहीं पा रही है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं बचा पा रही है अपने आप को। शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, जजमेंट देते हैं उसके खिलाफ, और इसमें मुसलमान ही उसके भागी नहीं है, हम खुद उसके भागी हैं। लाशें उखाड़ के ज़मीन से फेंकी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है लाश को दफनाइए, कलेक्टर आंख बंद करता है, लोग कहते हैं नहीं दफनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट की जितनी तौहीन हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, कलेक्टर की आंख के नीचे, सेशन जज की आंख के नीचे, कहीं और नहीं होती होगी। ये हम खुद देखते हैं, जो गांव-गांव जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट घूमते हैं नदीम की तरह। कौन रखवाली करेगा, कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सब झुक गए, सब धूल चाट रहे हैं या कुछ और चाट रहे हैं। जनता को कुछ जागरूक होना पड़ेगा, ये ज़्यादा नहीं चल पाएगा। ये कीड़े मकोड़े दीमक का काम नहीं है। ये कूटनीति, राजनीति जो समझते हैं उनको आना है आगे, उनको पता लगाना है कि जड़ कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर किसके अधीन है, उसके ऊपर रोशनी डालनी है, उसको नंगा करना है, उसको शर्मिंदा करना है, ताकि जब मौका मिले शांतिपूर्वक अगले इलेक्शन में तब कुछ किया जा पाए। आज की मस्जिद शायद टूट जाएगी, कल की मस्जिदें ना टूटें, उसका बंदोबस्त करना है। आपने सुना, और मुबारकबाद, आपने एक ईसाई को सुना, अपने हमदर्द को सुना। शुक्रिया।